ना बच्चों, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके उसूल और उसके तरीक़ेकार। तो बेसिकली ये बात समझ लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी ये है, ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के आसान अगर एग्जाम्पल ले तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के आसान एग्जाम्पल है आपका डबल रोटी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का आसान एग्जाम्पल है आपका दही। ठीक है, ट्रेडिशनल एग्जाम्पल अगर बात करें तो आसान है, जिसको हम कहते हैं ब्रेड। तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी यानी रिवायती। रिवायती मतलब किसी जमाने में हम इनको इस्तेमाल करते थे, बट इनको कभी बायोटेक्नोलॉजी है बोल के नहीं मालूम था। सिर्फ कुछ काम है जो होता रहता है ये हमको मालूम था, लेकिन आज के दौर में इन चीजों को बनाने के अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और आज का जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, या जिसको हम कहेंगे कि जदीद जो बायोटेक्नोलॉजी है, तो जदीद बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या है, तो जदीद बायोटेक्नोलॉजी में है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसी तरह से अगर बात करें तो वह है जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, जीन की मॉडिफिकेशन का मतलब यहां पर है जीन की दुरुस्तगी। जीन की दुरुस्तगी। इसी तरह से है मॉडिफाइड वैक्सीन है ना? तो ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो और ओल्ड बायो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या पुरानी बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बस इतना है कि यहाँ पर जब काम होता था तो यहाँ पर भी इसी तरह का काम होता था, लेकिन हमको मालूम नहीं था। और आज ये जो होता है तो हम इसको बहुत बड़े पैमाने पर नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ हम जानदारों के अंदर उनके अंदर होने वाले जो प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करके इस्तेमाल करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करें तो यहाँ पर यह होता है कि अमल बारहवरी, वो अमल बारहवरी का अमल या फर्टिलाइजेशन का अमल जो इंसानों के अंदर, फीमेल के अंदर यानी मादा के अंदर होता है, किसी वजह से अगर वो मादा के अंदर ना हो, यानी हम अक्सर देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि बांझपन है या उनको किसी को बच्चा नहीं है, तो लोग परेशान है, सोसाइटी में लोग टेंशन में रहते हैं, फैमिलीज क्राइसिस में आ जाती है। तो अब इस तरह के मसाइल का हल कौन बन गया, इस तरह के मसाइल का हल बन गया बायोटेक्नोलॉजी। कि आप क्या कर सकते हैं, अगर वो मदर की बॉडी उस उस जगह पे फर्टिलाइजेशन करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी उस काबिल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनका एग लेंगे, यहाँ से स्पर्म लेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन एक ट्यूब के अंदर करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद उस एग को निकाल के मदर के यूटेरस में डाल देंगे, जहां पर हम बात कर रहे थे इम्प्लांटेशन, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है, फिर वो बच्चा वहां डेवलप होता है। तो इस तरह से उस तो अब ये क्या हो गया, इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि उनको बच्चा मिल गया, अब वो लोग पूरी फैमिली खुश है। तो इस तरह से फिर इसी तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कुछ लोगों को कोई बीमारियां है, खानदानी बीमारियां चली आ रही है, सिक्कल सेल एनीमिया है, हेमोफीलिया है, पूरा खानदान परेशान है कई सालों से। अब उनका डीएनए निकालेंगे, उनका डीएनए निकाल के उस डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है डिजीज की, बीमारी की, उस इंफॉर्मेशन को तब्दील कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। अब क्या हो गया, वो जो बीमारी वाली इंफॉर्मेशन थी या बीमारी वाला जो जीन था या वो जो उतना पैराग्राफ उनके डीएनए के अंदर था जो खराब इंफॉर्मेशन दे रहा था या बीमारी की इंफॉर्मेशन दे रहा था, आपने उसको निकाल दिए, उसकी जगह अच्छी इंफॉर्मेशन डाल दिए। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का फायदा है जिसकी वजह से आज लोग आसानियां बटोर रहे हैं। इसी तरह से वैक्सीन है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि जो कोरोना आया, कोरोना आने के बाद 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई। कैसा हो पॉसिबल हुआ, तो वो भी किसके जरिए पॉसिबल हुआ, बायोटेक्नोलॉजी। तो एक हमारा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस था और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम बड़ी बड़ी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानों के अंदर होने वाले जो अमल है, इंसानों के अंदर जो होने वाले प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिक अमल है, उनका इस्तेमाल करके कुछ नई चीजें बना रहे, कुछ नया चीजें बना रहे। और ये सारा काम हम जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ये सारा काम हम इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम और एक इंट्रोडक्शन है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं
कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसको है। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ईएफबी। ईएफबी का मतलब क्या है? ईएफबी का मतलब है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है वो किसने दिया? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दिया। उस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा? उस डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि नए महासलात और खिदमात, नए महासलात और खिदमत। महासलात को हम कहते हैं प्रोडक्ट और खिदमत को हम कहते हैं सर्विसेज। ठीक है, ये दो वर्ड को याद रखना। तो नए महासलात और खिदमत, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम नेचुरल साइंस प्लस जानदार उज़ूयो और जानदार खलियो, जानदार उज़ूयो, जानदार खलियो और इनके आज़ा नेस, इनके अंदर बनने वाले सालमात, अब सालमात का मतलब क्या क्या हो सकता है? तो सालमात के अंदर हो सकता है एंजाइम, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? खामरे। इनके अंदर बनने वाले क्या हो सकते हैं? तो इनके अंदर बनने वाले प्रोटीन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? नए महासलात यानी नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज यानी खदमात के लिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल साइंस का, जानदारों के उज़ूयों का, जानदारों के खलियों का, उनके आज़ा का, नेज उनके अंदर बनने वाले सालमात का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम? उसका इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं? इस पूरे अमल को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं हम इस पूरे अमल को? बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आगे जितनी भी बातें हम समझेंगे तो जब नई कोई बात आएगी तो आपको खुद ब खुद क्लियर होगा कि अरे हम बात ही बायोटेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी का, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए बायोटेक्नोलॉजी जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है उसमें चीजें क्या याद रखना है कि नए महासलात के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए, जैसा कोरोना आया तो कोरोना के अगेंस्ट में नई वैक्सीन बनाना थी, तो प्रोडक्ट है हमारा कोरोना वैक्सीन, हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। उसके जरिए क्या हो रही है? सर्विस हो रही है, खिदमत हो रही है, फलाह बहबूद का काम हो रहा है। और इसी के लिए किसका इस्तेमाल करें? तो नेचुरल साइंस, यानी उसी कोरोना वायरस को लिए, उसी का इस्तेमाल करे, उसका ही डीएनए लिए, उसके अंदर किस तरह का प्रोसेस होता है वही लिए, और उसी से उसका वैक्सीन बनाए, उसी से उसका डीएनए वैक्सीन बनाए। तो नेचुरल साइंस का इस्तेमाल करें, या उसी जानदार यानी उसी वायरस का इस्तेमाल करें, उसी के खली का इस्तेमाल करें, उसी के आज़ा का इस्तेमाल करें, और उनके अंदर बनने वाले सालमान यानी उसके अंदर जो प्रोटीन हमारे लिए नुकसानदा बनते थे, अब हमने उस प्रोटीन को चेंज करके हमारे लिए फायदेमंद बना दिया। तो ये सिंपल एग्जांपल के जरिए मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं। ठीक है, नाउ बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो दो तरह से हासिल किया जाता है।
बायोटेक्नोलॉजी की जो खिदमात है या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च होती है वो दो तरीके से होती है। एक रिसर्च वो होती है जिसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता है इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है माइक्रोबियल प्रोसेस या जिसको कहा जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। और बायो केमिकल प्रोसेस। ना बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में या बायोकेमिकल प्रोसेस में किस तरह से काम किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है या जो डीएनए होता है उसको पूरी तरह से क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। इस क्या करते हैं? इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के अंदर ये करते हैं कि जो डीएनए है, जो डीएनए है इसकी जो केमिस्ट्री है, अब केमिस्ट्री का मतलब यहां पर क्या है? तो डीएनए की तरतीब है या जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए की सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो डीएनए है उसकी केमिस्ट्री को, उसकी सीक्वेंस को तब्दील करके दूसरे जानदार, फॉर एग्जांपल दूसरा जानदार यहां क्या हो सकता है? तो हम कह रहे हैं बैक्टीरिया। क्या कह रहे हैं हम? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया दूसरे जानदार के अंदर दाखिल करके उसके फिनोटाइप, क्या मतलब है फिनोटाइप का? याद आ रहा है किसी को फिनोटाइप? उसके फिनोटाइप को तब्दील किया जाता है। उसके फिनोटाइप को क्या कर देते हैं? तब्दील कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में? क्या करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में? हम सिंपल काम ये करेंगे कि कोई एक हमारा डिजायर्ड जीन है या हम ये कहेंगे कि कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे? एक जीन लेंगे, एक डीएनए लेंगे, उस डीएनए उस जीन की जो केमिस्ट्री है, उसकी जो सीक्वेंस है, उसको तब्दील कर देंगे या उसको लेंगे और किसी और जानदार के बॉडी में उसको डाल देंगे, किसी और जानदार के बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से हमने क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसकी आसान एग्जांपल मैं बताता हूं। इसकी आसान एग्जांपल कौन है? इसकी आसान एग्जांपल है बीटी कॉटन। इसकी आसान एग्जांपल कौन है? बीटी कॉटन। किसी को मालूम है व्हाट इज मीन बाय बीटी कॉटन? कोई बता सकता है बीटी कॉटन क्या है? किसी ने सुना है बीटी कॉटन? चलिए, जब तक मैं ये क्लीन करता हूं मेरे को बताइए जल्दी, बीटी कॉटन किसी ने सुना क्या? या किसी को मालूम है बीटी कॉटन क्या है? हाँ, ये बात तो है, बैसिलस थोरैन्जिनेसिस है, लेकिन उसका नाम बीटी कॉटन क्यों पड़ा? कपास, कपास की जो नई वैरायटी है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? ये कपास की वैरायटी है। बीटी कॉटन ये क्या है? ये कपास की एक किस्म है। और ये जो किस्म बनी है ये किसके जरिए बनी? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनी। किसके जरिए बनी है? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ? इसके अंदर इस्तेमाल हुआ एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थोरैन्जिनेसिस। क्या नाम है उसका? बैसिलस थोरैन्जिनेसिस। ये जो बैसिलस थोरैन्जिनेसिस है इसके पास एक जीन है। इसके पास क्या है? जीन। इस जीन को कहा जाता है क्राय जीन। क्या कहा जाता है इसको? क्राय जीन।
इस क्रायोजेन से एक प्रोटीन बनता है। इस क्रायोजेन से क्या होता है? प्रोटीन बनता है। ये जो प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन जो है, अगर इस प्रोटीन के जरिए क्या होता है, इस प्रोटीन के जरिए ये होता है कि जो लार्वा होता है, लार्वा यानी जिसको हम क्या कहते हैं, अल्ली कहते हैं। अल्ली, आप लोगों में से कितने लोगों के घरों में खेत है, या आप लोगों के घरों में से कितने लोगों को काश्तकारी या खेत वगैरह का नॉलेज है, उनको ये मालूम होगा कि कपास का जब पौधा लगता है तो उसके पत्ते के ऊपर आके कीड़े बैठ जाते हैं और वो उसके पत्तों को खाने लगते हैं, और खाने के बाद क्या होता है कि वो जो कपास की फसल है वो बुरी तरह से क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि यार हम कब तक उसके ऊपर छिड़काव करते रहेंगे केमिकल वगैरह, इससे बेहतर है कि हम उसको खुद कफील बना देंगे। मतलब उसके अंदर ही ये पावर डेवलप कर लेंगे कि अगर कोई लार्वा, कोई कीड़ा अगर उसके ऊपर आके बैठता है तो वो खुद ही मर जाए, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि कब वो कीड़े आते हैं, हम तो छिड़काव करके चले जाते हैं फिर भी वो खराब होते हैं। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यहाँ पर एक प्रोटीन है जो बैसिलस थोराइजेनेसिस से बनता है। ये जो प्रोटीन है, अगर कोई लार्वा इसको खा ले तो उस लार्वा के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये लार्वा का माउथ है और ये लार्वा का गट है। गट मतलब उसकी कैनाल है एलिमेंट्री। तो क्या होता है कि अगर उसमें, उस लार्वा के, अगर ये प्रोटीन उस लार्वा के गट के अंदर चला जाए, ये प्रोटीन अगर उस लार्वा के गट के अंदर चला जाए तो ये लार्वा के गट को वो फोड़ देता है। फोड़ने की वजह से क्या होगा कि लार्वा जो भी चीज खाएगा वो सब बाहर आ जाएंगी, नतीजे में आगे चल के इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। क्या हो जाएगी, डेथ। लेकिन ये जो प्रोटीन ये बनता है किसके पास है, बैसिलस थोराइजेनेसिस के पास है। तो साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे, बैसिलस थोराइजेनेसिस के पास से इस डीएनए को आइसोलेट कर देंगे। इस डीएनए को क्या करेंगे, निकाल देंगे, और इस डीएनए को कहां पर डाल देंगे, इस डीएनए को जो प्लांट है उस प्लांट के सेल के अंदर डाल देंगे। अगर प्लांट के सेल के अंदर चला गया तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए किसका पार्ट बन जाएगा, इस प्लांट का पार्ट बन जाएगा। और जब जब प्लांट के सेल के अंदर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए का ट्रांसलेशन होगा, तो साथ में बैसिलस थोराइजेनेसिस का डीएनए का भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। अगर ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा, क्राय प्रोटीन। और ये क्राय प्रोटीन इस लार्वा को क्या कर देगा, मार देगा। तो इस तरह से एक नई वैरायटी प्लांट की बनी, एक नई वैरायटी कॉटन की बनी, जिसको कहा जाता है बीटी कॉटन। इसको क्या कहा जाता है, बीटी कॉटन। और उसका नाम क्या है, बैसिलस थोराइजेनेसिस कॉटन। और आज मार्केट में हमको जो तकरीबन जगह पे कॉटन देखने को मिलती है वो यही वैरायटी है। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसा हुई, यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग किसकी हुई, प्लांट की। आपने प्लांट के डीएनए के अंदर, प्लांट के डीएनए के अंदर किसका डीएनए डाल दिया, बैसिलस थोराइजेनेसिस। तो आपने किसकी इंजीनियरिंग कर दी, आपने किसकी इंजीनियरिंग कर दी है, प्लांट की इंजीनियरिंग कर दी। इंजीनियरिंग करना मतलब नया बनाना, कोई नई चीज इजाद करना, तो उसको कहा जाता है इंजीनियरिंग। और चूंकि ये जो इंजीनियरिंग है ये जीन लेवल पे हुई, डीएनए की लेवल पे हुई, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, डीएनए निकालते हैं, उसकी सीक्वेंस को लेते हैं, उसको किसी जानदार में डालते हैं, और उस जानदार से उसका फिनोटाइप आप क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। इसका फिनोटाइप ये था कि इससे बनने वाले प्रोटीन की वजह से क्या होता था, लार्वा की डेथ होती थी। अब वही फिनोटाइप किसके अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, प्लांट के अंदर। ना ये एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए। ना बच्चों दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग में ये होता है कि यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। उस इन्वायरमेंट को कहा जाता है स्टेराइल इन्वायरमेंट। क्या कहा जाता है इसको, स्टेराइल इन्वायरमेंट। तो स्टेराइल माहौल पैदा करके, स्टेराइल माहौल पैदा करके, अब ये स्टेराइल माहौल क्या है मैं आगे समझाऊंगा, सिर्फ इतना याद रखिए, स्टेराइल माहौल पैदा करके सिर्फ मतलूबा, सिर्फ मतलूबा खलियों
मतलूबा खलियों की नमू करके, मतलूबा खलियों की नमू करके उनसे कुछ प्रोडक्ट या सालमात को, या और सालमात बोलने के बजाय क्योंकि यहाँ केमिकल की बात हो रही है, केमिकल को हासिल करना या करने का अमल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं कि स्टेराइल माहौल करते हैं। अब स्टेराइल माहौल का मतलब क्या है, स्टेराइल माहौल का मतलब क्या है, तो बता सकते हैं स्टेराइल माहौल का मतलब क्या है? स्टेराइल माहौल कोई बता सकता है क्या मतलब है? फास्ट फास्ट। स्टेराइल माहौल का सिंपल सा मतलब होता है जरासीम से पाक, जरासीम से पाक माहौल। जरासीम से जब पाक माहौल होता है तो उसको कहा जाता है स्टेराइल कंडीशन। कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों ने कुछ बहुत सुने होंगे, हाथों को अच्छे से स्टेराइल करो। व्हाट इज मीन बाय हाथों को अच्छे से स्टेराइल करो? आपको लिक्विड देते थे, हाथों पे मलो बोलते थे, ये स्टेराइल करना। या आप कहीं पर इंजेक्शन लेने जाते हैं ना, तो वो कॉटन लेके क्या करते हैं, उतनी जगह को क्या करता है, साफ करता है। वो साफ करना मतलब क्या है, वो स्टराइल करना उस जगह को। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जब हमको किसी स्पेसिफिक फलिए को या स्पेसिफिक सेल को ग्रो करना होता है, तो उसके अतराफ में कोई बैक्टीरिया, उसके अतराफ में कोई जराशीम या कोई और दूसरी चीज जो वहां पर निगेटिव असर डाल सकती है, उस बनने वाले प्रोडक्ट को नुकसान कर सकती है, उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो जो डिसइंफेक्टेंट, हम बार बार बोलते हैं ना डिसइंफेक्टेंट, ये क्या है, ये स्टेराइल करने का अमल है। ठीक है, तो बेसिक चीज यहाँ याद रखिए कि ऐसा अमल जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक स्टेराइल माहौल पैदा करते हैं और खलियों की नमू करके उनसे कुछ प्रोडक्ट, कुछ सालमात या कुछ केमिकल हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, इंसुलिन बनाना है, तो अब हमने इंसुलिन जो बनाना है वो इकोलाई से बनाना है। लेकिन अगर इकोलाई के साथ बैसिलस भी ग्रो हो गए या इकोलाई के साथ निमोनिया भी ग्रो हो गया, बैक्टीरिया, तो क्या होगा, वो जो इंसुलिन का प्रोडक्ट हमको मिलने वाला था उसकी क्वांटिटी कम हो जाएंगी, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो उतना अच्छा मिलेगा नहीं हमको। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, एक स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वहां दर्जे हरारत, वहां पर पीएच, वहां की सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अंदाज में रन करते हैं। तो उस अमल को कहा जाता है केमिकल इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल प्रोसेस। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो दो तरह से हासिल की जाती है ना बच्चों। हमारा इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो स्टडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो किसके ऊपर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तब हम बात करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसा की जाती है। हाँ आयशा, साजगार माहौल बहुत अच्छा बात है। तो दिक्कत ये है, ट्रांसलेशन करने जाएंगे ना, तो ट्रांसलेशन का बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उस लफ्ज का वो उतना प्रॉपर अंदाज में हमको समझा रहा है क्या, तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है हमको। इसीलिए आप देखो बहुत सारे बुक्स का ट्रांसलेशन हुआ है आपकी बायोलॉजी में, लेकिन वो ट्रांसलेशन और एनसीईआरटी का बुक का ट्रांसलेशन, उनमें बहुत दूर दूर तक कोई मैचिंग नहीं है, बहुत अलग अलग है। मतलब आप उनको पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दो अलग किताबें पढ़ रहे हैं। जबकि नीट के हिसाब से होना ये चाहिए कि हमारे पास इस तरह की ट्रांसलेटेड किताब आए जो हमको एनसीईआरटी की तरह दिखाई जाए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज की तरह दिखाई दे, तो उनको खरीदने में हमारे लिए आसानी है।
ना बच्चा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। मैं बहुत मतलब आपके चैप्टर की हर चीज को नहीं पढ़ाते हुए वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाते चला जाऊंगा जो एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत अहम है। लेकिन कुछ कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। वो क्या है कि हमने कहा कि मैं हर जगह पे है ना बार बार बीटी कॉटन की एग्जांपल लूंगा, क्योंकि बीटी कॉटन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है। और बीटी कॉटन के ऊपर तकरीबन 2020 तक, यानी अगर आपने आई थिंक 2013 से या 12 से अगर आपने काउंट करे तो 15 क्वेश्चन बीटी कॉटन के ऊपर है एनसीईआरटी में। यानी आप अगर 2012 से 20 की भी बात करें तो हर साल 2-3 क्वेश्चन बीटी कॉटन पे ही आए। या ऐसा करिए कि एक क्वेश्चन तो भी बीटी कॉटन पे रहा है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि वो एग्जाम्पल के जरिए आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, प्लस हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे चैप्टर के अंदर जहां जहां पर वो आ रहा है वो कंसेप्ट भी हमारे क्लियर होते चले। ना, अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अमल है, तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है सिंपल कैसा होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास दो चीजें होती है। एक होता है आपका डिजायर्ड जीन, एक होता है आपका डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन मतलब वो जीन जिससे आप कोई प्रोडक्ट, या हम कहेंगे कि खामेरा, या हम कहेंगे कि कोई मॉलिक्यूल, कोई सालिमा हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका डिजायर्ड जीन। अब इस डिजायर्ड जीन को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे होस्ट। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? होस्ट। यहां पर आप कोई दूसरा जानदार इस्तेमाल करेंगे जिसको आप क्या कह रहे हैं? होस्ट। जहां पर आप आपका ये जो डीएनए है वो इंसर्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डिजायर्ड जीन में जैसा मैंने बीटी कॉटन की बात किया, तो बीटी कॉटन में डिजायर्ड जीन कौन है? बीटी कॉटन के अंदर तो डिजायर्ड जीन बैसिलस थोरैन्जिनेसिस, बैसिलस थोरैन्जिनेसिस का जीन था जिसका नाम क्या था? क्रायोजीन। तो इस केस में हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो कौन है? क्रायोजीन। और जो हमारा होस्ट बना वो होस्ट कौन बना? प्लांट। यहाँ होस्ट कौन बन गया? यहाँ पर आपका प्लांट। तो इस तरह से याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक है डिजायर्ड जीन जिससे आप प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, और दूसरा है होस्ट जहां पर आप उसको इंसर्ट करेंगे। ना बच्चों, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसका मतलब यह है कि इस डिजायर्ड जीन को इस बैसिलस थोरैन्जिनेसिस से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अलग करना पड़ेगा। इसका डीएनए है ये बैसिलस थोरैन्जिनेसिस का, ये पूरा डीएनए है, या इसको मैं और आसान बना देता हूं कि ये पूरा डीएनए है बैसिलस थोरैन्जिनेसिस का। अब इस पूरे डीएनए का आपके पास कोई इस्तेमाल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो जीन है क्रायोजीन वो यहां पर है और आपको सिर्फ इस क्रायोजीन की नीड है। तो आप क्या करेंगे? इस क्रायोजीन को यहां से क्या कर देंगे? कट कर देंगे, और कट करके इस क्रायोजीन को आप क्या कर देंगे? आइसोलेट कर देंगे। और आइसोलेट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे? आइसोलेट करने के बाद आप इस प्लांट के अंदर, इस होस्ट के अंदर उसको डाल देंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए इसको कट कैसे करेंगे? आपके पास कौन सी कैंची है? आपके पास किस तरह की चीज है? तो अब यहां पर नई चीज आती है, वो होती है मॉलिक्यूलर सीजर। वो क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर यहां पर है कि मॉलिक्यूलर सीजर बेसिकली कहा जाता है एंजाइम्स को। कुछ एंजाइम्स है जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब सीजर म्हणजे खायची, खायची रहती ना कपड़े काटने की, उसको बोलते सीजर। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है। हमारे जिस्म के अंदर क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर। तो बच्चों, पहला क्या चीज थी? डिजायर्ड जीन। दूसरा क्या था? होस्ट। अब ये जो डीएनए है डिजायर्ड जीन, इसको क्या करना है? आइसोलेट करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमको मॉलिक्यूलर सीजर। क्या चाहिए उसके लिए? मॉलिक्यूलर सीजर। यानी हमको क्या चाहिए?
कैंची चाहिए। और ये जो कैंची है, ये कैंची कौन है? तो हमारी केस में यहाँ पर ये जो कैंची है ये लोहे की नहीं है, ये क्या है? एंजाइम है। और इन एंजाइम को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या कहा जाता है इन एंजाइम को? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या कहा जाता है इनको? मॉलिक्यूलर सीजर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। नाउ बच्चों, इस न्यूक्लियस वर्ड से आपको समझ में आया होगा, इससे पहले भी मैंने बताया कि न्यूक्लियस, ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम किसके ऊपर अटैक करते हैं? ये एंजाइम अटैक करते हैं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो कौन है? डीएनए। इस डीएनए को कट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर। तो पहली चीज हमको क्या चाहिए? डिजायर्ड जीन, यानी हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा हमारा डिजायर्ड जीन है। दूसरा, होस्ट किसके अंदर हम इसको डालेंगे। और अब इस डिजायर्ड जीन को हासिल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? आइसोलेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या लगने वाली है? मॉलिक्यूलर सीजर या एंजाइम लगने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। नाउ हमारे पास यानी एनसीईआरटी ने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, इसका तर्जुमा क्या किया है? तो बंदिशी, क्या बोला गया है? रेस्ट्रिक्शन को क्या बोला गया? बंदिशी एंजाइम। क्या बोला है उन्होंने? बंदिशी एंजाइम। तो याद रखना, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या पढ़ाते पढ़ाते बंदिशी एंजाइम अगर बोल दो, तो याद रखना कि बंदिशी एंजाइम किसको बोल रहा हूं मैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेस्ट्रिक्शन? आप बोलते हैं ना रेस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने मेरे को, मतलब रोक दिया। उन्होंने क्या कर दिए? रोक दिए। तो ये रोकने से उसका नाम पड़ा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ना बच्चों, मैं बहुत आसान और बहुत सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं कि होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है हमारे पास, जो बैक्टीरिया है हमारे पास, तो ये बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का सेल है। इस बैक्टीरिया के ऊपर वायरस, इस बैक्टीरिया के ऊपर कौन आएगा? वायरस। और यहाँ पर एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। एक वायरस है यहाँ पर जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। क्या नाम है इसका? बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं। बैक्टीरियोफाज यानी ये ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? खाते हैं। मैंने बताया था फाज के मतलब क्या है? खाना। तो क्या होता है जब ये बैक्टीरिया यहाँ पर आके बैठता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के पास क्या होता है? तो मैंने बताया था कि इसके पास डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं? ये अपना डीएनए यहाँ पर डाल देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देते हैं? वो अपना डीएनए ऐड कर देते हैं। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा। जब जब बैक्टीरिया का डीएनए डुप्लीकेट होगा तो उस वक्त ये वायरस का डीएनए भी क्या होगा? डुप्लीकेट होगा। नतीजे में क्या होगा कि ये वायरस के अंदर अगर ये डीएनए डुप्लीकेट हुआ तो ये वायरस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया, जिस तरह से हर जगह ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करे या आपको कोई मारना चाहे तो आप उसको दूसरा गाल तो देंगे नहीं, आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे? अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे। तो बैक्टीरिया भी बचाव करता है और बचाव के अंदर उसके पास बनते हैं एंजाइम। बचाव के अंदर उसके पास क्या बनते हैं? एंजाइम। इन्हीं एंजाइम को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इन्हीं एंजाइम को क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब ये रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, इस डीएनए को अंदर आने से रोक रहे हैं, इसलिए नाम क्या बन गया? रेस्ट्रिक्शन। अब नाम इंडो और न्यूक्लियस क्यों पड़ा? तो चूंकि ये डीएनए मटेरियल है इसलिए नाम पड़ गया न्यूक्लियस। और इंडो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब ये अटैक करता है इसके ऊपर तो इसको बीच में से तोड़ देता है। कहां से तोड़ रहा है? इंटरनल साइड में तोड़ रहा है। इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या बना? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या नाम बन गया इनका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। समझ में आया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों बना? क्योंकि ये
रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डीएनए को, किसके डीएनए को, वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया में दाखिल होने से, इसलिए उनको बोला गया रेस्ट्रिक्शन। दूसरा, ये इंटरनल साइड में उस डीएनए को कट कर रहा है, इसलिए बोला गया इंडो, और क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को तोड़ रहा है, इसलिए उनको बोला गया रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। और इसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, कैची कहते हैं हम उसको ना। बच्चों और एक कंसेप्ट मेरे को यहाँ आपका क्लियर करना है ताकि हम आगे बढ़े, और हमको आगे इन चीजों की नीड पड़ने वाली है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, तो बेसिकली जो एंजाइम होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है जिनको हमने कहा इंडोन्यूक्लियस, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस। एक जो वो है जिनको हम कह रहे हैं इंडोन्यूक्लियस, और एक वो है जो एक्सोन्यूक्लियस। वो एंजाइम जो डीएनए को इंटरनल साइड से मतलब दरमियान में या इंटरनल साइड में कट करते हैं, उन एंजाइम को कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो डीएनए को उसके एक किसी एंड से, यानी इस एंड से कट करते चले जाएंगे, वो इस एंड से उसको क्या करेंगे, कट करते चले जाएंगे, यानी एक सिरे से वो कट करते हैं, एक सिरे से उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एक्सोन्यूक्लियस। तो यहां मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर गलती से नहीं बोलेंगे, ट्रिकी अंदाज में अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि मॉलिक्यूलर सीजर इज एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, दोनों है, एक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमको ट्रिक के अंदाज में पूछ रहा है। तो याद रहे कि वो कैसा होता है, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब जो दरमियान में या इंटरनल साइड के अंदर कट करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस वो है जो एक सिरे से कट करते हुए आते हैं, उसको कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस। यानी हम ये भी कह सकते हैं जो बाहर से कट करते हुए आ रहा है। हो गया बच्चों। तो हमने कहा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें क्या चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए, उसके बाद दूसरा क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। और ये मॉलिक्यूलर सीजर जिसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, वो क्यों चाहिए, वो इसलिए चाहिए ताकि हम हमारे डिजायर्ड जीन, हम हमारे डिजायर जीन को जीनोम से अलग कर सके। यानी अब हमने क्या कर दिया, ये जो डिजायर जीन है हमारा, इस डिजायर जीन को हमने यहां से क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया, क्योंकि यहाँ एक कट लगा और यहाँ एक कट लगा। अब ये डिजायर जीन हमारा आइसोलेट हो गया। तो बच्चों इसके अंदर एक और टेक्निक है, डिजायर जीन ऐसे ही मिल जाएगा क्या, या ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको कैसा मालूम इतना स्पेसिफिक कि वहीं जाके कट करना है, यहीं जाके कट करना है ना। तो अब होता क्या है कि जब वो कट करता है तो वो इस पूरे डीएनए को कट कर देगा, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर देगा। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में हमारे पास बनेंगे नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, हमारे पास क्या बनेंगे, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट, छोटे 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 कई सारे टुकड़े बन जाएंगे। अब इन सारे टुकड़ों में हमारा टुकड़ा कौन सा है, यानी हमारा डिजायर्ड जीन कौन सा है, तो उसके लिए अब एक और काम करना होता है, उसको कहा जाता है सेपरेशन। क्या करना होता है, सेपरेशन। इस सेपरेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर दो वर्ड है, देखिए बच्चों, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है फोरेसिस। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है फोरेसिस। सेपरेशन का मतलब क्या है, अलहदा करना। सेपरेशन का मतलब क्या है, अलहदा करना। अभी अलहदा कहां से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डीएनए के फ्रैगमेंट बन गए, यहाँ पर नंबर ऑफ डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बन गए, उनमें से हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसको हमको क्या करना है, अलग करना है।
तो उसके लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, बर्फ का या हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके डिजायर्ड जीन को बाकी के डीएनए टुकड़ों से अलग या हम कहेंगे अलहदा किया जाता है। इस अमल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बच्चों एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का छोटा सा इंट्रोडक्शन देके मैं आगे बढ़ूंगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, तो इस टेक्निक के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एगारोस जेल। क्या इस्तेमाल करते हैं, एगारोस जेल, ठीक है। अलहदा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये चैम्बर है, ये एक बर्तन है, ठीक है। ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हम क्या करते हैं, एगारोस जेल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एगारोस जेल ऐड करते हैं। और इस एगारोस जेल के अंदर हम हमारा डीएनए ऐड करते हैं, यानी जो डीएनए का मिक्सचर है वो ऐड करते हैं। और हम यहां से क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां से क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल हम यहां उसको दे रहे हैं निगेटिव चार्ज और इधर दे रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट रन होता है तो डीएनए के अंदर जो फ्रैगमेंट्स है वो क्या होते हैं, रन होना शुरू होते हैं। डीएनए के जो फ्रैगमेंट है वो क्या होना शुरू होते हैं, रन होना शुरू होते हैं। रन होना शुरू होते हैं मतलब वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और ये जो अलग होना है उनका, वो अलग होना डिपेंड है चार्ज, इसके ऊपर डिपेंड है चार्ज। कौन से चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे। और अगर आपको याद होगा तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, बताइए जल्दी। नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा, ये डीएनए फ्रैगमेंट भागने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस शीट के अंदर है, जिस जगह पे वो भाग रहे हैं, ये कौन है, ये है एगारोस जेल। ये कौन है, एगारोस जेल। बच्चों आपने जेल, एगारोस जेल देखा है आप लोगों ने, कोई बता सकता है एगारोस जेल आपने कहाँ इस्तेमाल किया, इवन तो आप लोगों ने खाए भी है इसको। फर्स्ट बताओ। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने छोटे भाई बहन या भतीजे भांजी या घर में छोटा भाई बहन जो भी है, चचेरे मुमेरे खलेरे पुपेरे, उनको दुकान पे ले जाके एक छोटा सा इस तरह का एक बॉक्स होता है, जेली जेली बोलते हैं बच्चे उसको, जेली बोल के खाते हैं, यानी ये कवर को खोलते हैं कि वो जेली सीधा मुंह में चला जाता है। तो वो जेली देखा है आपने, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। तो वो जो जेली होती है वो जेली है बेसिकली एगारोस जेल। वो क्या है, एगारोस जेल। और इस एगारोस जेल की खास बात ये होती है कि अगर आप इसको हीट देते हैं तो ये पिघल जाती है। हीट देंगे पिघल जाएंगी, जैसे टेम्परेचर कम हो वो जम जाएगी, यानी जेल बन जाएगी। तो ये जेल की एक शीट रहती है और उसके अंदर डीएनए फ्रैगमेंट हम इंसर्ट करते हैं और उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से उस जेल के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है उस जेल के अंदर क्या होते हैं, उस जेल के अंदर होते हैं पोर। उस जेल के अंदर क्या होते हैं, पोर होते हैं। उस जेल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। उस जेल के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। तो डीएनए उन होल से होता हुआ आगे बढ़ता है। तो अब क्या होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा, जिस डीएनए फ्रैगमेंट का साइज ज्यादा होगा वो यहां रुक जाएगा, और जिसका सबसे छोटा होगा वो वहां चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो उन होल के थ्रू जा रहे होंगे, उन होल्स के जरिए जा रहे होंगे, तो उन होल के अंदर उनके ऊपर कुछ रोक लगेगी, फ्रिक्शन लगेगा। तो जिसका सबसे ज्यादा, यानी जिसका साइज ज्यादा है, वो उस होल को पास नहीं कर सकेगा। तो अब यहाँ पर जो ज्यादा साइज वाला है वो यहाँ देखेगा
और जो छोटा साइज है वो यहाँ दिखेगा। इस तरह से हम साइज की बेस पर, साइज की बुनियाद पे, उनकी लेंथ की बुनियाद पे हम डीएनए फ्रैगमेंट को अलग करते हैं। और जब हम लेंथ की बुनियाद पे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग करते हैं तब उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एगारोस जेल का इस्तेमाल किया और एगारोस जेल का इस्तेमाल करके डीएनए के फ्रैगमेंट्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमको मालूम पड़ा है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो जेल का हमारा जो डीएनए है वो डीएनए 10 बेस पेयर का है। कितने बेस पेयर का है, 10 बेस पेयर का। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने स्केल लगाए कि यहाँ पर स्केल ये लगाया, हमने कहा कि यहाँ पर अगर आता है तो 1 बेस पेयर का, यहाँ आता है तो 2 बेस पेयर का, यहाँ आता है तो 3, यहाँ आता है तो 4, यहाँ आता है तो 10, यहाँ आता है तो 20, यहाँ आता है तो 30। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डीएनए फ्रैगमेंट है ये वाला जो डीएनए फ्रैगमेंट है, ये डीएनए फ्रैगमेंट हमारा कौन सा फ्रैगमेंट है, डिजायर। ये कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट है, ये वो डिजायर्ड जीन है जिसकी हम तलाश में थे। वो डिजायर्ड जीन जिसको हमने कहां से आइसोलेट किए, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। वो डिजायर्ड जीन जिसके अंदर हमारा प्रोटीन है जो आगे चल के उस लार्वा को मारने वाला है। तो डिजायर्ड जीन को हासिल करने के लिए हमने क्या करे, उसको बाकी के डीएनए फ्रैगमेंट से अलग कर दिए। अब इस टेक्निक को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, इस डीएनए फ्रैगमेंट को उस जेल से निकाल लेंगे। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तकरीबन लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने डीएनए को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये जो डिजायर जीन है इसको हम जेल से निकाल लेंगे। हम जेल से क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे। अब जेल से, यहाँ जेल नहीं बोल रहा हूं, जेल से निकाल देंगे। अब जेल से निकाल के क्या करेंगे, जेल से निकाल के उसको हमको कहाँ भेजना है, जेल से निकाल के कहाँ भेजना है बताइए। प्लांट में। बहुत अच्छे, जेल से निकाल के अभी हमको कहाँ ऐड करना है इसको, प्लांट में। लेकिन हम डायरेक्टली प्लांट में भेजेंगे क्या, नहीं भेज सकते। क्यों, क्योंकि ये जो डीएनए हमने आइसोलेट किए ये तो बैक्टीरिया है, ये सिंपल है। लेकिन जो होस्ट है, जो प्लांट है, ये तो सिंपल नहीं है ना, ये सिंपल नहीं है। तो इसके अंदर कैसे डालेंगे हम, तो इसके अंदर ऐड करने के लिए इसका मतलब हमको कुछ और नया करना पड़ेगा। नया क्या करेंगे, तो अब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे वेक्टर। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, वेक्टर। यानी एक गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, एक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे जो इसको लेकर कहां पर जाएगा, प्लांट के अंदर। तो अब कौन आता है, अब आता है वेक्टर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर। नो, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, वेक्टर कहते हैं डीएनए के छोटे से टुकड़े को, डीएनए किसको कहते हैं, सॉरी वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर कहते हैं डीएनए के छोटे से टुकड़े को जो डिजायर्ड जीन को ले जाता है और होस्ट के अंदर इंसर्ट, या हम कहेंगे मुंसलिक, क्या कर देता है इसको, वहां पर मुंसलिक कर देता है। उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर बच्चों याद रखना है हमको कि हम क्या करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो ये बेसिक स्टेप्स वो स्टेप्स है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते हैं। अब इसमें बीच बीच में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ नई चीजें मैं वो शेयर करता जाऊंगा आपको। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है उसको आपको एक बेसिक, एक ब्रॉड, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि आपके पास क्या चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए, आपके पास होस्ट चाहिए,
आपके पास मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, आपके पास सेपरेशन करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए। और जब आपने सेपरेशन कर दिया आपका डिजायर्ड जीन, तो आप उसको किसमें डालेंगे, वेक्टर में डालेंगे, और वेक्टर से फिर उसको किसमें डालेंगे, आप होस्ट में ऐड करेंगे। हो गया बच्चों? ठीक है ना बच्चों, अब हम बात थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये टेक्निक हो गई, अब इस टेक्निक के जरिए हम किस तरह से काम करते हैं। तो एक मतलब फिर मैं बीटी कॉर्डन पढ़ाऊंगा आगे, उस वक्त और इनको रिपीट हो जाएगा। बहुत बेसिक और बहुत शॉर्ट में मैं उस वक्त आपके सामने उसको रिपीट करूंगा, ठीक है। लेकिन एक मरतबा और ये रिपीट होगा हमारे साथ, तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट आपके उस वक्त खुल जाएंगे ना बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जब जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है तो उस वक्त कितने टाइप के अलग अलग एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो एंजाइम कौन कौन से हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और साथ में हमको वेक्टर, तो वेक्टर, एक अच्छा वेक्टर किसको बोलते हैं वो भी हमको देखना है। तो वेक्टर किसको बोलते हैं, और टूल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंजाइम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल ज्यादा आते हैं। ये एक बेसिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन का ये टेक्निक थी, किस तरह से परफॉर्म की जाती है, किस तरह से इसको रन किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस टेक्निक के अंदर जिन एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिक चीज याद रखिए कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करते हैं, तो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टूल्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ना बच्चों, ये एक टर्म है जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल इतना समझ लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट ये जो वर्ड आया तो बेसिकली कहां से आया, तो आपने क्या करे, डीएनए निकाले और उसको किसी और जगह ले जाके क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। तो बेसिकली आपने क्या करे, रिकंबाइन, क्या करे उसको, रिकंबाइन। कंबाइन, कंबाइन मतलब जो चीजें जुड़ी हुई है, जो चीजें कैसी थी, जुड़ी हुई थी, आपने उसको क्या कर दिया, पहले तोड़ दिया, फिर बाद में आपने दोबारा उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो जब आप दोबारा कंबाइन कर रहे हो तो आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रिकंबाइन। तो जब हम डीएनए को एक जगह से निकाल के दूसरे होस्ट में ऐड करते हैं, तब बनने वाला जो नया डीएनए है उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस बनाने के लिए, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म याद रखना है। इसका मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही बात हो रही है, बट इतना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए दूसरा जो टर्म है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए दूसरा जो लफ्ज है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ना बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ टूल्स है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब हम करते हैं या जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें कुछ टूल्स है। अब वो टूल कौन कौन से हैं, तो उन टूल को हम चार बड़े कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। चार बड़ी कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। एक है रेस्ट्रिक्शन, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, आई थिंक सीजर है तो एस से आता है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम। कौन है, पॉलीमरेज एंजाइम। तीसरा एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है लाइगेज। कौन है,
लाइगेज, या उसको और आसान अल्फाज में कहिए डीएनए लाइगेज। और चौथा जो है वो है वेक्टर। चौथा कौन है? वेक्टर। तो ये दो की बात हमने बीच में इसलिए नहीं की है क्योंकि इनको डिस्कस मैं यहाँ करने वाला था, इसलिए। तो यहाँ बेसिक याद रखना है कि जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का काम होता है तो उसमें क्या क्या लगता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज और वेक्टर। ठीक है, तो अब फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो मैंने जैसा बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए को मिडल में से, बीच में से कट करते हैं और उनको वहां से निकालते हैं। फिर दूसरी चीज मैंने ये बताया कि इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों पड़ा? तो बैक्टीरिया के पास से ये एंजाइम आइसोलेट हुए। बैक्टीरिया के पास से ये एंजाइम कैसे आइसोलेट हुए? जब बैक्टीरियोफाज उन बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता था तो वो बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंजाइम है ये उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को सेल के अंदर आने के बाद तोड़ देते थे। वहां से ये एंजाइम डिस्कवर हुए। ना बच्चों, ये जो एंजाइम है इनको काम करने के लिए, यानी ये कहाँ काम करेंगे? तो इनको काम करने के लिए इनकी स्पेसिफिक साइट है। इनकी क्या है? स्पेसिफिक साइट है, एक मखसूस जगह है जहां पर जाकर ये कट करते हैं। उसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या कहा जाता है इसको? रेस्ट्रिक्शन साइट। और ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ये होती है पैलिंड्रोमिक। मतलब अगर आपको किसी ने कहा कि रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है या रेस्ट्रिक्शन साइट किस तरह की होती है, कहां पर कट करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी वाली साइट आपकी तोड़ने की है? तो वहां पर जो सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है ऐसी सीक्वेंस या ऐसी तरतीब जिसको दोनों भी सिरों से देखने पर वो एक जैसी दिखाई दे, एक जैसी दिखाई दे। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका सिंपल सा मतलब जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है कैसी होती है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है 5 प्राइमेड और यहाँ पर सीक्वेंस है GAATTC और ये है 3 प्राइमेड। अब यही डीएनए सीक्वेंस जब इस साइड से 5 प्राइम 3 प्राइम से स्टार्ट होंगी तो यहां पर क्या होगा? GAATTC। यानी आप इस डायरेक्शन में भी देखो या आप इस डायरेक्शन में भी देखो तो सीक्वेंस जो है वो कैसी नजर आएंगी आपको? एक जैसी नजर आएंगी या एक जैसा आप उसको पढ़ सकेंगे। तब उस सीक्वेंस को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट और इस तरह की अरेंजमेंट को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक। क्या कहा जाता है इसको? पैलिंड्रोमिक अरेंजमेंट। समझ में आया सर? और एक ना, रेस्ट्रिक्शन साइट ये जो होती है ये स्पेसिफिक साइट होती है। हर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए ये स्पेसिफिक रहेगी और जहां पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जाके कट करता है उस साइट को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट। यानी ये पूरा डीएनए है और अब इस डीएनए में कहां पर जाके उसने कट करना है? तो फॉर एग्जांपल यहां कट करना है, यहां कट करना है, यहां कट करना है। तो उसको कैसे मालूम कि ये मेरी साइट है, यहां मैंने कट करना है? तो उस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या देखने को मिलेगा उस जगह पे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसको दोनों भी सिरों से, इस सिरे से भी अगर आप पढ़ेंगे या इस सिरे से भी पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस कैसी दिखाई दे? एक जैसी दिखाई दे। जैसा मलयालम, मलयालम इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सीक्वेंस कैसी आना चाहिए? एक जैसी। तब उसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? ये होती है रेस्ट्रिक्शन साइट। किसकी? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। ना बच्चों एक और चीज याद रखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है जिसमें से एक है हिंद 2।
एक एग्जांपल क्या है इसकी, हिंट टू। इसकी दूसरी एग्जांपल है इको R1। इसकी एक और एग्जांपल क्या है, इको R1। तो यहाँ पर याद रखना रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के एंजाइम की जो एग्जांपल्स है, एक है हिंड 2, एक है इको R1, एक है हिंड 3। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है या इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा 1। नाम कैसा है ये, यहां पर आपने सिर्फ एच लिए और जो नाम है उसके दो लेटर लिए और ये डी है, और लास्ट में आपने क्या ऐड करे, टू। टू का मतलब क्या है, इसके नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो रोमन में आपने क्या ऐड करे, नंबर ऐड करे। फिर हिंड 3 मतलब हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नंबर 3। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। तो याद रखना है इनके नाम किस तरह से है, तो पहला जो लेटर है, जैसे इको R1 है, मैंने ई स्मॉल लिख दिया, गलत लिखा। यहाँ क्या होना चाहिए, इको R1, ई कैपिटल, और उसके बाद जो दूसरे दो लेटर है वो उसके जीनस से आएंगे, IN, और इस तरह से उसका पूरा कंप्लीट नाम लिखा जाएगा। हो गया ना बच्चों। एक और चीज याद रखिए कि ये फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, फॉर एग्जांपल इको R1। इको R1 ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये इस डीएनए को कट करेगा। तो कट करने के बाद यहां पर दो इंड बनते हैं। एक इंड होता है जिसको कहा जाता है स्टिकी इंड, और एक इंड बनता है उसको कहा जाता है ब्लंट इंड। स्टिकी इंड और ब्लंट इंड में फर्क क्या है, स्टिकी इंड होते हैं ऐसे इंड जिनके पास ओवरहैंगिंग रीजन होता है, जिनके पास क्या होता है, ओवरहैंगिंग रीजन। ओवरहैंगिंग रीजन का मतलब क्या है कि जहां पर कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड होंगे जो दूसरे कहीं पर और मौजूद डीएनए के अंदर होंगे। नतीजे में ये और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंटरी होंगे, और कॉम्प्लीमेंटरी होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ब्लंट इंड में क्या होता है, ब्लंट इंड में ओवरहैंगिंग जो रीजन है, ओवरहैंगिंग रीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इस तरह से इनके जब इंड बनते हैं तो इस तरह के इंड बनते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के इंड बनाता है कौन, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक इंड को कहा जाता है स्टिकी इंड और दूसरा इंड होता है इसको कहा जाता है ब्लंट इंड। ना बच्चों पॉलीमरेज एंजाइम, कौन है पॉलीमरेज एंजाइम, याद आ रहा है क्या? यहां पर दूसरा क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जो डीएनए है उस डीएनए के आगे रेप्लिकेशन करने में, कहां पर काम करेगा ये, रेप्लिकेशन करने में। और रेप्लिकेशन, बेसिकली रेप्लिकेशन क्यों करवाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लोनिंग। और क्लोनिंग करके हम क्या बनाने वाले हैं, बहुत सारी क्या बनाने वाले, उसकी कॉपी बनाएंगे और उन कॉपी को हम संभाल के रखेंगे। यानी हम कॉपी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब बार बार हम हमारा पैसा थोड़ी वेस्ट करेंगे। आपने डीएनए निकाला, डीएनए को ब्रेक डाउन किया, सेपरेशन किया, तो डीएनए निकालने के लिए, डीएनए को सेपरेट करने के लिए, फिर उसको वेक्टर में डालने के लिए लाखों रुपए लग रहे हैं। अब हर मर्तबा ये काम होगा कि हर मर्तबा लाखों रुपए थोड़ी ना डालेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसकी क्लोनिंग करेंगे, उसकी कॉपी बनाएंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे कि जब भी हमको इस डीएनए फ्रैगमेंट की नीड होगी, हम इसमें से एक क्लोन को निकालेंगे, एक कॉपी को निकालेंगे और उसका आगे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे।
ना बच्चों डीएनए लाइगेज आपको याद आ रहा है कि डीएनए लाइगेज कहां पड़े थे? कोई बता सकता है डीएनए लाइगेज कहां पर पड़े? डीएनए लाइगेज कहां पड़े? कहां कहां? मॉलिक्यूलर बेसिस पूरा चैप्टर है उसमें कहां पड़े? जीनत, आयशा, मंतशा, सानिया और जुनैद, दानिश, अब्दुल्ला, अनम, हाफिज साहब, आकिब साहब। रेप्लिकेशन, उम्मे सलमा, सही जवाब। रेप्लिकेशन कहां पर बने हमने? रेप्लिकेशन। डीएनए लाइगेज क्या करता है बच्चों? डीएनए लाइगेज ये जो हमारा फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है होस्ट का, और उसके अंदर क्या ऐड करना है हमको? हमारा डिजायर्ड डीएनए। ये डिजायर्ड जीन है हमारा और ये हमारा होस्ट है। तो डिजायर्ड जीन को हमारे होस्ट के अंदर ऐड करना है, तो अब क्या लगेगा? अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा वो? मंतशा, अदीबा, जीनत, सानिया, तरन्नुम, जुनैद, आदिल, अब्दुल्ला, दानिश, बताइए जल्दी कौन सा बॉन्ड बनेगा? अदीबा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इस होस्ट के साथ ये डिजायर्ड जीन को ज्वाइन करेगा और यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। नतीजे में ये डीएनए अब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर। जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उस वेक्टर की कुछ खास बात है। जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उस वेक्टर की कुछ खास बात है जो उसके अंदर होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि वेक्टर क्या है। मैंने आपके सामने बताया कि वेक्टर मतलब स्मॉल डीएनए सीक्वेंस या डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट के अंदर ले जाएगा और वहां पर उसको क्या कर देगा? मुंसलिक कर देगा, उसको जोड़ देगा ना। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिए। एग्जाम में इस पर भी सवाल किए जा सकते हैं ना बच्चों। ये चीजें आप लोगों ने लिख ली है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको क्लीन कर रहा हूं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या है? कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक वेक्टर में होना चाहिए? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एक वेक्टर के अंदर होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसी भी वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्यों होना चाहिए, क्या करता है, मैं बताऊंगा। दूसरी चीज होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होना चाहिए उसके अंदर? सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होना चाहिए उसके अंदर? सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरा, उसके पास होना चाहिए क्लोनिंग साइट्स। क्या होना चाहिए उसके पास? क्लोनिंग साइट्स होना चाहिए जहां पर हम हमारे डीएनए को, डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे? उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और लास्ट, वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको हम होस्ट के अंदर आसानी से क्या कर सके? इंसर्ट कर सके। तो वेक्टर फॉर द क्लोनिंग into the host। तो होस्ट स्पेसिफिक वेक्टर हमारे पास होना चाहिए।
यानी हम अगर प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेक्टर भी प्लांट का होना चाहिए। जो वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेक्टर भी कैसा होना चाहिए, होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब वो अगर प्लांट के लिए है तो प्लांट वाला वेक्टर, और अगर आप एनिमल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेक्टर कौन सा होना चाहिए, एनिमल वाला वेक्टर आपके पास होना चाहिए। नाउ बच्चों, व्हाट इज मीन बाय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहली बात कर रहे हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हमने रेप्लिकेशन की बात किए थे तब हमने कहा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो रेप्लिकेशन करने आता है, वो आके बाइंड होता है ओरी सीक्वेंस के ऊपर। यानी कहां पर आके बाइंड होता है, ओरिजिन से। इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये वो साइट है जो ये बताएगा कि यहां से रेप्लिकेशन करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल जिस होस्ट के अंदर आपने डाला है, होस्ट के अंदर डाला है और होस्ट के अंदर आपका डिजायर्ड डीएनए यहाँ है, ठीक है, आपको नीड इस डीएनए फ्रैगमेंट के रेप्लिकेशन की जल्दी है, और वो रेप्लिकेशन का ओरिजिन यहाँ पर है। अब रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा, फिर ऐसा होता हुआ आएगा, या यहाँ पर है यहां से होता हुआ आएगा, यहाँ पर है यहां से होता हुआ आएगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं करना है तो क्या, मतलब यही तो मसला ये है कि अगर ओरी सीक्वेंस बहुत दूर है तो दिक्कत ये है कि ये प्रोसेस को टाइम लग जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए। तो अब दूसरी चीज, अगर ओरी सीक्वेंस भी है लेकिन अगर उस होस्ट को ये वो होस्ट ने ये तय किया कि नहीं मेरे को नहीं करना है, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करना है, तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि हम क्या करें, हम यहाँ पर जो वेक्टर हमने दिया, यानी अब मैं वेक्टर डिजाइन कर रहा हूं, अभी तक मैंने वेक्टर बनाया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि ये जो डीएनए है हमारा लेकर आने वाला, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसने हमारा डीएनए लेकर आया है, और ये बीच में हमारा कौन है, इसके डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास अगर ओरी सीक्वेंस होगा तो फायदा क्या होगा, यहाँ ओरी सीक्वेंस होने का फायदा ये है कि आरएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा तो पहले यहाँ आके बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा तो यहाँ आके बाइंड होगा, और यहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। जब भी कॉपी बनेगी तो पहले इस डीएनए की कॉपी बनेगी, जब भी कॉपी बनेगी इस डीएनए की कॉपी बनेगी, और हम यहाँ पर ओरी सीक्वेंस या ओरिजिन सीक्वेंस ऐसी ऐड करेंगे कि हमको इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, कॉपी मिले। तो जो भी वेक्टर होगा उस वेक्टर के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओरी सीक्वेंस होना चाहिए, ताकि उस डीएनए का रेप्लिकेशन हो। क्लियर कंसेप्ट। बच्चों अगर आप लोग थक गए हो तो, अगर थके हैं, अगर सब ऊपर से जा रहा है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो थका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अगर कोई थका हुआ महसूस कर रहा है तो मम्मी को बोले चाय पिलाए, ठीक है, मम्मी को बोले वहां पर चाय पिलाइए बोलना, ठीक है ना। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए का काम स्टार्ट होगा, यानी रेप्लिकेशन का काम होगा, और नतीजे में ये होगा कि हमको क्या मिलेंगी, क्लोन। हमको क्या मिलेंगी, क्लोन मिलेंगी, बहुत सारी हमको क्या मिलेंगी, डीएनए की कॉपी मिलेगी, ठीक है। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर में होता है तब। दूसरा कि इस वेक्टर के पास होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। नो व्हाट इज मीन बाय मार्कर, मार्कर किसको कहते हैं, मैसेज टाइप करिए, फोन पे कोई नहीं बोलना जी, बताइए मार्कर किसको बोलते हैं, मार्कर। मार्कर का इस्तेमाल आप क्या करते हैं बताइए। अच्छा टाइप मत करिए, बोल दीजिए, चलिए माइक ऑन करके बताइए। निशानदही करना।
हाँ, निशानदेही करना। और हाँ, बहुत अच्छे सानिया, हाइलाइटर। ना, यहाँ पर हाइलाइटर या यहाँ पर निशानदेही, यहाँ पर मार्कर का मतलब क्या है? यहाँ पर निशानदेही, हाइलाइट और मार्कर का मतलब ये है कि डिजीज की पहचान नहीं, जेबाबाजी ऐसा नहीं है। ठीक है ना? हम बच्चों में समझाता हूं यहाँ पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने ये वेक्टर था, ठीक है, इस वेक्टर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपका ये डिजायर्ड जीन का ऐड किया आपने, और इसको आपने कहा डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल होस्ट के अंदर। अब यहां पर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस बैक्टीरिया के डीएनए में डाल दिया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये डीएनए यहां चला गया, ये डीएनए है बैक्टीरिया का, और आपका डिजायर्ड डीएनए आया, और आपका डिजायर्ड डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर आया है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका डीएनए आया बैक्टीरिया सेल में, और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गया। डीएनए आपका बैक्टीरिया यहां पर भी अंदर आया है, यहां पर भी अंदर आया है, लेकिन यहां पर वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कंबाइन नहीं हुआ, और यहां पर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गया। तब आपको ये मालूम करना है कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में मैं सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं ये डीएनए मैंने इसलिए ऐड किया था कि वो इस होस्ट के डीएनए के साथ जाके मिल जाए, मेरा जो डिजायर्ड डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के अंदर चला जाए, वहां जाके मिक्स हो जाए। अब ये मैं कैसा मालूम करूं कि गया या नहीं गया? तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? उसके लिए इस्तेमाल में करूंगा सेलेक्टेबल मार्कर। यानी जिस तरह से कोई पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ता है, कोई पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ता है और वहां से झंडा लहराता है, उसका मतलब क्या है? कि वो मार्कर है कि भाई मैं पहुंच गया। वैसे ही ये बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर डीएनए पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कैसा मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं, इसको अब समझना है। तो सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सेलेक्टेबल मार्कर है उस हम यूज करते हैं, उनको कहा जाता है बैक्टीरियल, या सिंपल याद रखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसका इस्तेमाल करते हैं हम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इस्तेमाल करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। अब हम करते क्या है इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या कर दिया, आपने ये बैक्टीरिया जो था इसको पूरा प्रोसेस कर दिया, डीएनए को होस्ट में डाल दिया। अब इन बैक्टीरिया को आप क्या करेंगे? इन बैक्टीरिया को आप एक कल्चर प्लेट के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर क्या करेंगे? उनको खाने के लिए देंगे। क्या करेंगे? आप उनको खाने के लिए देंगे, और इस खाने वाली प्लेट के अंदर आप ऐड कर देंगे एंटीबायोटिक। क्या ऐड कर देंगे आप उसके अंदर? एंटीबायोटिक। ठीक है। जब आपने इसके अंदर एंटीबायोटिक ऐड कर दिया तो अब क्या होगा? ये जो मार्कर है, ये जो डीएनए, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर, यानी अगर आप कंसीडर करिए कि ये जो वेक्टर आपने लिया, ये आपका डिजायर्ड डीएनए है, और ये आपका क्या है? वेक्टर है। ठीक है। इस वेक्टर के ऊपर ये साइट है, पूरी साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और ये डिजायर्ड जीन है। यहां पर एक साइट है जिसको आप कह रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, या आप कह रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो किसके अंदर है? आपके वेक्टर के अंदर। अब अगर अगर यहां पर मौजूद जो बैक्टीरिया कॉलोनी है उनके अंदर
आपका वेक्टर अगर चला गया, आपका वेक्टर अगर बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो उस बैक्टीरिया के पास कौन सी ताकत आ गई? एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत आ गई, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यानी ये जो एंटीबायोटिक आपने इसके अंदर ऐड किया, अब उस एंटीबायोटिक की वजह से उस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा। कौन से वाले बैक्टीरिया को? जिस बैक्टीरिया के अंदर आपका वेक्टर चला गया है। और दूसरी जगह जिस बैक्टीरिया के अंदर आपका वेक्टर नहीं गया, वो बैक्टीरिया की वहां पर क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी, वो वहां पर मर जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो प्लेट होती है, जो मीडिया होता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐड करने के बाद इस प्लेट के अंदर दो तरह की कॉलोनी होती है। एक कॉलोनी होती है जो ग्रोथ करती है, और दूसरी कॉलोनी होती है जिसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो जिन कॉलोनीज की डेथ हो गई, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर क्या नहीं पहुंचा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी उनके अंदर वेक्टर नहीं गया। और जिन कॉलोनी की वहां ग्रोथ हो जाती है, वो हमारी क्या कॉलोनी है? ट्रांसफॉर्म कॉलोनी है। कौन सी कॉलोनी है? ट्रांसफॉर्म कॉलोनी है। अब यहाँ पर एक और वेक्टर है जिसके मामले में हमको बताया गया है, वो वेक्टर है PBR32। एक वेक्टर है यहाँ पर जिसका नाम है PBR322। ना बच्चों, यहाँ पर दोबारा अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि हम मार्कर कैसा बढ़ा रहे, कैसा समझ रहे, समझ में आया किस तरह से हो रहा है? हाँ, एक की मौत क्यों, मतलब जिसकी मौत हो गई, जिसकी मौत हो गई तो उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं गया? वेक्टर नहीं गया। और जिसकी मौत नहीं हुई, उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर हमारा वेक्टर चला गया। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी समझ में आया, माशाल्लाह। ना बच्चों, अब मैं एक और टर्म आपको दे रहा हूं, उसको समझिए कि अगर किसी कॉलोनी के अंदर हमारा डीएनए या हमारा वेक्टर चला गया, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या हुई? तब्दीली हुई। अगर वो वेक्टर नहीं जाता था तो वो भी आम दूसरी कॉलोनी की तरह मर जाती थी, लेकिन ये कॉलोनी नहीं मरी। इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ? तब्दीली हुई। और इसी तब्दीली को जब ग्रिफिथ बोलता था, ग्रिफिथ क्या बोलता था? ग्रिफिथ बोलता था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते थे ग्रिफिथ उसको? ट्रांसफॉर्मेशन। और जो कॉलोनी तब्दील हो गई, उस कॉलोनी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म। क्या कहेंगे हम उसको? ट्रांसफॉर्म कॉलोनी। यानी उसके अंदर क्या देखने को मिल रही है हमको? तब्दीली। तो कुछ जगह पर फॉर एग्जाम्पल हम जब वर्ड यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म कॉलोनी और हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म कॉलोनी, तो एग्जाम में सवाल ऐसा ही पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्म हो गया या ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वर्ड बार बार यूज किया जाता है, तो आपको ये लफ्ज आपके दिमाग में बिठा देना है। ये लफ्ज आपको आपके दिमाग में बिठा के रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ का मतलब ये है कि डीएनए आया और वो इंसर्ट हो गया, नतीजे में उसके अंदर जो कैरेक्टर था वो तब्दील हो गया। और अगर इंसर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका कैरेक्टर तब्दील नहीं हुआ। तो उस वक्त वो ये नहीं लिखेंगे कि तब्दील हुआ या नहीं हुआ, उस वक्त वो लिखेंगे ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो इस लफ्ज की, इसकी डिक्शनरी आपको याद रखना है, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट की डिक्शनरी आपको याद रखना है। नसीम बेटा, नसीम बेटा इधर ध्यान दो। नसीम आ रहा, इधर ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूं कि हम क्या यूज कर रहे हैं? मार्कर। हम मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको क्या, वो यहाँ पर एक मार्कर है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब हम ये कह रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का हम इस्तेमाल कैसा करते हैं? तो जो मार्कर होता है, उस मार्कर के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हमारे को इनहिबिशन,
या बैक्टीरिया को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इनहिबिशन अगेंस्ट एंटीबायोटिक। जो भी एंटीबायोटिक इनको दी जाएंगी, उस एंटीबायोटिक को ये जो जीन है, इससे बनने वाले जो प्रोटीन है, इस एंटीबायोटिक को वो तोड़ डालेंगे और नतीजे में ये बैक्टीरिया क्या रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करो। ये पेट्री डिश है, इस पे आपने कई सारे बैक्टीरिया को ग्रो करना है। अब जब आपने यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐड कर दिए, साथ में आपने क्या ऐड किया हुआ, वहां एंटीबायोटिक। अब यहाँ पर दो तरह की कॉलोनी बनेगी। एक कॉलोनी तो वो रहेंगी जिसमें आपका वेक्टर है, दूसरी कॉलोनी वो रहेंगी जिसमें आपका वेक्टर नहीं है। जिसमें आपका वेक्टर होगा उनके पास कौन सी ताकत आएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जिसके अंदर वेक्टर इंसर्ट नहीं हुआ डीएनए में, उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। नतीजे में क्या होगा कि जब हम उनको ग्रो करेंगे तो जिनके पास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी ऐसी कॉलोनी जिनकी ग्रोथ हुई, इसका मतलब उनके अंदर हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चला गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चला गया मतलब हमारा वेक्टर वहां चला गया। वेक्टर वहां जाने का मतलब यह है कि हमारा डिजायर डीएनए उनके अंदर चला गया। और जिनके अंदर नहीं गया तो वो कॉलोनी की डेथ हो जाएगी। डेथ होने का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इनके पास नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि वेक्टर अंदर नहीं आया। वेक्टर नहीं आने का मतलब ये है कि हमारा डिजायर्ड डीएनए उस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मिक्स नहीं हुआ, इसलिए वो कॉलोनी हमारे काम की नहीं है। दूसरी वाली कॉलोनी हमारी काम की है, उसका इस्तेमाल करके हम हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। नसीम आरा, समझ में आ रहा? ना हो बच्चों, यहाँ पर एक वेक्टर है और एग्जाम में इस वेक्टर को पूछा भी जाता है। इस वेक्टर का नाम है PBR 32022। PBR 322 ये एक वेक्टर है और ये बहुत स्पेशल वेक्टर है। बहुत स्पेशल वेक्टर है PBR 322। ठीक है, ये जो PBR 322 वेक्टर है, इसके पास क्या क्या चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PBR 322 वेक्टर है। अब इसके पास है ओरी साइट। जैसे हमने कहा कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन साइट होना चाहिए। तो उसके पास एक साइट है, इसको कहते हैं ओरी साइट। दूसरा, इसके पास एक साइट है जिसको कहते हैं बाम H1। क्या कहते हैं उसको, बाम H1 साइट। बाम H1 का मतलब क्या है, बाम H1 साइट का मतलब ये है कि ये साइट एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम की है, जिसका नाम क्या है, बाम H1। ये बाम H1 आएगा और यहाँ क्या करेगा, कट करेगा। इसी तरह से इसके पास एक साइट है जो इको R1 की है। कौन सी साइट है इसके पास, एक साइट जो इको R1 की है। और इसी तरह से यहां पर एक सेम साइट है जो उसके करीब में है, और वो किसकी है, वो साइट है HIND3 की। किसकी है वो, HIND3 की है। ये इको R1 की साइट है, यानी इको R1 यहां कट करेगा तो HIND यहां कट कर सकता है। तो बच्चों यहाँ दो और चीजें याद रखना है। यहां पर एक जीन है जिसको कहा जाता है AMPR। AMPR का मतलब क्या है, AMPR का मतलब है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहां पर किसकी साइट है, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और यहां पर एक और साइट है, उसको कहा जाता है TETR। TETR का मतलब क्या है, सॉरी यहां नहीं, यहां पर एक साइट है TETR। TETR का मतलब क्या है,
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो दो तरह की साइट है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है और दूसरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट है। इसका मतलब ये दो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस साइट इसके पास है। एक एंटीबायोटिक जब आप उसको टेट्रासिलिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे तब भी ये नहीं मर सकता, और दूसरा जब आप उसको एम्पिसिलिन देंगे तब भी ये नहीं मर सकता। यानी ये वेक्टर जिस भी बैक्टीरिया में देंगे उस बैक्टीरिया की क्या नहीं हो सकती है? डेथ, जब आप उसको टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन देंगे। तो बच्चों यहाँ पर बहुत आसानी से याद रखना है कि यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसके बाद ओरी सीक्वेंस है, इसके बाद दो एंटीबायोटिक साइट है, इसके बाद इको R1 साइट है, हिंड 3 साइट है, बाम H1 साइट है। इसी तरह से और भी बहुत सारी इसके अंदर साइट्स है, बहुत सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के इसके पास साइट्स है, और उन साइट्स के जरिए इसको क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ठीक है ना बच्चों, टाइम हो गया और इंशाल्लाह बाकी का जो है वो कल देखेंगे। हालांकि मेरे को पढ़ाने में भी मजा आ रहा था और शायद आप लोगों को भी पढ़ने में इसमें मजा आ रहा है, लेकिन चूंकि टाइम मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड है, इतना ही टाइम है, तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे की बात करेंगे और इसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। दोपहर में डाउट सेशन रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।